आंखों ने इस इंसानी हवेली को देखा। ये कौन है और कहाँ से आया है? हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? हम हैं, जवाब मिला। कौन? अरे हम हैं और कौन? तुम्हारे पास हमारा एक कंबल है। क्या? मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। रेल में थे तुम तो हमारा कंबल ले गए थे, वापस नहीं दिया तुमने। ये वही आवाज थी जिसने कहा था आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए, और इसके बाद कंबल मेरे चेहरे पर ढक दिया था। वही आवाज थी, मगर कंबल वाकई में दीवाना हो गया था, अपनी लगी में सब कुछ भूल गया था। कंबल मैं इलियास खान के घर पर ही छोड़ आया था, और वो कंबल वो तो मेरी रहनुमाई करता था। इसे मैंने हर लम्हा साथ रखा था, इससे मुझे हमेशा मदद हासिल हुई थी। इस नायाब चीज को मैं इस तरह छोड़ आया था। हमारा कंबल वापस दोगे भाई? हमें जरूरत है। इस वक्त वो मेरे पास नहीं है, कहाँ गया? मैं इसे वहां भूल आया हूँ जहां मैं था। तुम एक अच्छे मानादार नहीं हो भाई। अरे वाह, हमारा कंबल ही खो बैठे, ये कोई बात हुई? माफी का कोई रास्ता है मेरे लिए? जो गलती हो गई है इसका ज़ाला हो सकता है किसी तरह? मैंने सर्द लहजे में पूछा। रास्ते मुश्किल से मिलते हैं, नजर आ जाए तो याद रखना जरूरी होता है। भूल भुलैयां हैं सब। सूरज तो बड़ा रोशन है, मगर एक धब्बे को सूरज समझ लेना दानिशमंदी तो नहीं है, और जो दानिशमंद नहीं वो कुछ भी नहीं। माफी का कोई रास्ता है मेरे लिए? मैं चीख कर बोला। अरे हमें क्या मालूम, हम पर क्यों बिगड़ रहे हो? एक तो हमारा कंबल खो दिया, ऊपर से बिगड़ रहे हो। देखो इंसान हूँ, गोश्त पोश का बना हुआ इंसान हूँ, बहुत थक गया हूँ, भटक जाऊंगा, मुझे सहारा दे दो, मुझे सहारा चाहिए वरना रास्ता भूल जाऊंगा। हमें कुछ नहीं मालूम, हमारा कंबल दे दो, सहारा चाहिए, दे दो। सहारा देने का काम हमारे नहीं, हमारे भाई का है। इंसानी हिवला गायब हो गया, मुझ पर दीवानगी सवार हो गई थी, जुनून तारी हो गया था। मैं चीखता रहा मगर अब मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर मैं खामोश हो गया, दिमाग बंद बंद सा हो गया था। मैंने तुम नजरों से चारों तरफ देखा, आगे बढ़ा, अकलौती शमा से सारी शमें रोशन कर दी। तभी मेरी नजर शमादान के स्टैंड पर पड़ी। वजनी फौलाद का बना हुआ था, कोई 3 फुट लंबा और ठोस। शमादान उतार कर मैंने एक तरफ फेंक दिया और वजनी स्टैंड उठाकर मैं इस दरवाजे की तरफ बढ़ा। नीचे गिरी हुई शमें रोशन थी और मुझे दरवाजा नजर आ रहा था। आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर मैंने स्टैंड हाथों में तोला और फिर पूरी कुव्वत से इसे दरवाजे पर मारा। लकड़ी धड़कने की आवाज सुनाई दी और दरवाजे में सुराख हो गया। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में चलते रहे और तहखाने में धमाके गूंजते रहे। मैंने दरवाजे के फरखच्चे उड़ा दिए थे। जब इसके दोनों क्वाड टुकड़े टुकड़े हो गए तो मैंने इस स्टैंड से अलमारी पर वार शुरू कर दिए। अलमारी टूट तो नहीं सकी मगर कसक जरूर गई। थोड़ी सी जगह बनी तो मैंने इसमें हाथ डालकर इसे मजीद सरकाया और इतनी जगह बना ली कि बाहर निकल आऊं। मैं बाहर निकल आया। इतनी जोरदार धमाके हुए थे, इतनी आवाजें हुई थी, मगर कोई मतवज्जो नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि कोई मौजूद नहीं है। अच्छा ही था, वरना ना जाने मेरी दीवानगी कहाँ तक जाती। रास्ता तलाश करता बाहर निकल आया। आसमान पर चांद चमक रहा था। इस इमारत से बाहर निकल आया और आगे बढ़ गया। चलता रहा बेमकसद, न जाने कौन सी कुव्वत सीधे रास्ते पर ले आई। चौंक कर देखा तो इलियास खान के मकान के आगे खड़ा था। यकीन नहीं आया, किस रास्ते का तायन नहीं किया था, न जाने यहाँ तक कैसे पहुंचा था। अगर हवास के आलम में होता तो रास्ता तलाश करना नामुमकिन था, लेकिन बेहवासी रहनुमाई बन गई थी। अब क्या करूं? इस मकान से मेरा क्या वास्ता है? मुझे अब दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए, मगर यहाँ मेरा कंबल था, दूसरा सामान था, और फिर इलियास खान। कुछ भी हो जाए, इलियास खान ही मुझे मामूर रियाज के पास पहुंचा सकता है। अगर गौर किया जाए तो वो मेरा बदतरीन दुश्मन है। इसकी वजह से मुझे रांदा दरगाह होना पड़ा है। वो भी इनका शरीक कार है। इसने बदअहदी की है मुझसे। हालांकि रात बहुत हो गई थी, मगर दस्तक देना पड़ी। दूसरी दस्तक पर दरवाजा खुल गया। जमाल अहमद खान साहब थे। चौंक कर बोले, अरे बेटा आप आ जाओ। इलियास कहाँ है? घर नहीं आए? मैंने पूछा। नहीं, सुबह ही के गए हुए हैं। हाँ, आपके साथ ही गया था। वो अपने दोस्तों के साथ थे। मैंने कहा, हाँ दोस्तों ने तो इसे बर्बाद किया है। आओ मियां अंदर आओ, आराम करो, इसका क्या इंतजार करना। मैं अंदर दाखिल हो गया। मुझे बहरहाल इसका इंतजार करना था। किसी चीज की जरूरत हो बेटे तो बता दो। नहीं, बेहद शुक्रिया, मैंने कहा, और वो चले गए। मैं इस कमरे में दाखिल हो गया जो मेरी आरामगाह था। सबसे पहले मैं अपने सामान की तरफ लपका। मुझे कंबल की तलाश थी, मगर कंबल मौजूद नहीं था। सारा सामान इस तरह मौजूद था सिवाय कंबल के। कंबल कहाँ गया? सोच भी नहीं सकता था कि कंबल किसी ने गायब कर दिया हो। कोई और ही मामला था। इस तक पूछ कुछ नहीं कर सकता था। बहरहाल सुबह होने का इंतजार करना था। नींद का तो अब तस्वर भी नहीं कर सकता था। जागता रहा, सोचता रहा। रात शायद आखिरी पहर में दाखिल हो गई थी। दरवाजे पर हौले से दस्तक हुई और मैं उछल पड़ा। इलियास खान मेरे जहन में गूंजा। अंदर से सारा वजूद खोल उठा। आंखों से शरारे उबल पड़े। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ, कहीं अंदर इस दस्तक को ना सुन लिया जाए। इससे पहले ही इलियास खान को छाप लेना जरूरी था। बर्क रफ्तारी से नंगे पांव बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंच गया। आहिस्ता से जंजीर खोली, वही था। इसने अंदर कदम रखा तो मैं इस पर टूट पड़ा। एक हाथ इसकी गर्दन पर डाला और दूसरे से मुंह भींच लिया कि वो चीख ना सके, और इस तरह दबोचे हुए इसे अपने कमरे में ले आया। इलियास खान कुछ ना समझ सका था। मैंने इसे फर्श पर ला पटका था। पूरी जिंदगी में मैं मुझ पर यह कैफियत भी तारी नहीं हुई थी जो इस वक्त महसूस हो रही थी। आंखों में खून उतरा हुआ था। इलियास खान ने पलके झपकाकर मुझे देखा और इसके चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए। आप? इसके मुंह से ससराहट निकली। हाँ इलियास खान, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे कैद खाने से निकल आऊंगा। नहीं, मुझे यकीन था, वो बोला, और फिर सहारा लेकर उठकर बैठ गया। मैंने इन लोगों से भी कह दिया था इलियास खान, सिर्फ तुम हो जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। ना जाने क्या क्या जतन किए थे मैंने, मगर तुमने इलियास, चाहता हूँ सुन लोगे, वो बोला, और मैं से घूरता रहा। सदियों के बाद जागा हूँ, बरसों के बाद आंख खुली है। बेहोश था या सो गया था, तुम्हारी वजह से आंख खुली है। एक और बात सुन लो, सजा चाहता हूँ, हर कीमत पर सजा चाहता हूँ।
बेहतर है वो मौत हो। तुम्हारा एहसान होगा, इतना कुछ खो चुका हूँ कि होश में आने के बाद जीना मुश्किल होगा। तुम्हें बहला नहीं रहा, ये सब कुछ कहकर रियायत नहीं मांग रहा, बल्कि कुछ सुन लो। एक थका हुआ बेबस इंसान हूँ, मेरा इख्तिताम हो चुका है। आखिरी बातें कह रहा हूँ तुमसे। वो लोग तुम्हें नहीं जानते मगर मैं जानता हूँ। नवाब दिलबर ने जो कुछ किया वो इसका कदम था। मुझे इसकी खबर नहीं थी। जो कुछ हुआ मुझे इसका अंदाजा नहीं था, मगर मैंने इनसे कह दिया था कि वो हवा के कैद नहीं कर सकते। ये इनकी भूल है। मैं फजूल कहानियां नहीं सुनना चाहता। इलियास खान, सुन लो, खुदा के लिए सुन लो। इसके बाद मैं मर जाना चाहता हूँ। तुमने मुझे छोड़ भी दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। दिल उकता गया एकदम से। दुनिया बहुत बुरी है, मेरे तस्वुर से भी ज्यादा बुरी। मैं खुद भी इतना भी बुरा हूँ। एक बुरे इंसान से दुनिया को छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मैं इलियास खान को घूरने लगा, जैसे वो सच बोल रहा हो। वो कहने लगा, जितनी बुराइयों को तस्वुर किया जा सकता है वो मुझ में मौजूद है। बुरा बाप है, जवान बहन है, मगर मैंने कभी इनके बारे में नहीं सोचा। अपने तईशात में मगन रहा। मेरे घर वाले फाके करते रहे और मैं आला दर्जे के खाने खाता रहा। मेरी बहन के पास 2 जोड़े कपड़े भी ना थे और मैं तवाइफों को तोहफों से खुश करता रहा। ये सब कुछ किया है मैंने, आज तक यही किया है, मगर न जाने कैसे होश आ गया, न जाने कैसे। इलियास खान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने घुरा कर कहा और इसने हाथ जोड़ दिए। वो सिसक कर रोते हुए बोला, खुदा के लिए मसूद साहब, खुदा के लिए, आपको अल्लाह ने बड़ा बनाया है। मेरी सुन लीजिए, दिल हल्का करना चाहता हूँ, बड़ा बोझ है सीने पर। आपके साथ जो कुछ हुआ मुझे इसका अंदाजा नहीं था। नवाब दिलबर हम पर हावी है, हालांकि हम बचपन के दोस्त हैं। वो बिगड़ा हुआ रईस है। पहले इसके पास बहुत कुछ था, मगर अय्याशियों में गंवा बैठा है। हम तीनों हमेशा से इसके शरीक थे। जब इसके अपने पास सब कुछ खत्म हो गया तो हम छोटे मोटे जराइम करने लगे, जुआ सट्टा खेलने लगे। हमें पैसा दरकार था, जिसके असूल के लिए सब कोशिशें करते थे। हर वो जगह तलाश करते जहां से कुछ हाथ लग जाए। सब यही करते। मैं अकेला नहीं था। मैंने अपने घर में चोरी की, माँ बाप को रुलाया। हम सब जो भी हासिल करते इसे यकजा करके खर्च करते थे। यही वजह थी कि आपने मुझे कीमती खजाना दिया, वो मैंने लाकर इनके सामने रख दिया। वो दंग रह गए। फिर मैंने इन्हें आपके बारे में बताया मुर्शद, और वो बजिद हो गए कि आपको लेने दिल्ली चला जाए। मैंने इन्हें मुंशी रियाज के बारे में बताया और यकीन दिलाया कि आप मुंशी रियाज से मिलने जरूर आएंगे। इस दिन से सब आपका इंतजार कर रहे थे, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो आपके साथ ये सलूक करेंगे। इसने आपको कैद कर दिया और इस वक्त मेरे ज़मीर पर ज़रब पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि खुदा के बरगजीदा बंदे के साथ ये सलूक मेरी वजह से हुआ। बाद में मैं इनसे लड़ गया। मैंने कहा उन्होंने गलती की है। अच्छा खासा झगड़ा हो गया हमारा और मेरी आंखें अचानक खुल गईं। मैं इसी एहसास में डूबा हुआ इस वक्त घर में दाखिल हुआ था। रास्ते भर में ये सोचता रहा था कि अब क्या करूं। कुछ करना तो मेरे बस में नहीं था, मगर खुदकुशी तो कर सकता हूं। मैं खामोशी इसकी कहानी सुनता रहा। सच बोल रहा है या झूठ, ये तो अल्लाह जाने। मगर अब मैं क्या करूं? अब मैं इसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ? गुस्सा उतर गया था। मैंने इसे उठाकर बिठा दिया। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी इलियास खान, मगर तुमने। मुझे एहसास है मसूद साहब, अगर दिल में वाकई सच्चाइयां उतर आई हैं तो कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तुम खुदकुशी कर लो। इस इलियास खान को खत्म कर दो जो बुरा इंसान था। इसे फना कर दो। एक बाप का सहारा बन जाओ। एक जवान बहन के मुहाफिज बन जाओ। मेहनत मजदूरी करके इस बुरे इंसान की बुराइयों का कफारा अदा कर दो। खुद को मिटाकर एक और गुनाह ना करो। बड़े शख्स को जवान बेटी की मौत का दाग ना दो जो बेकस है, बल्कि इसके नातवा बदन को अपने ताकतवर जिस्म का सहारा दो। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। वो गर्दन चुके आंसू बहाता रहा। ये आंसू मकर के आंसू नहीं थे। मैंने कुछ सोच कर कहा, अब वो लोग कहाँ हैं? इसी इमारत में हैं। तुम अब तक इनके साथ थे? हाँ, इनसे कतई ताल्लुक करके आया हूँ। वो ये तो ना सोचेंगे कि तुमने मुझे वहां से निकाला है। नहीं, मैं तो इसी वक्त से इनके साथ था, मगर मैंने दावा किया था कि आप वहां नहीं होंगे। नवाब दिलबर हंसने लगा था। वो मुझे भी वहीं ले जा रहा था, मगर मैं वापस आ गया। नवाब दिलबर, तुम्हारे लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा? इसमें मेरे मुकाबले आने की हिम्मत नहीं है मुर्शिद। तो फिर मेरी हिदायत के मुतालिक क्या ख्याल है? मुर्शिद, मैं आपका मुजरिम हूँ, तो इसे मेरी तरफ से सजा समझकर कबूल कर लो। आपका दिल साफ हो जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, मगर बाद में तुम मुझसे सिट्टे का नंबर मत मांग बैठना। मैंने कहा, नहीं मुर्शिद, हराम का पैसा मेरे लिए हराम है। मैं मेहनत की कमाई करके अपने माँ बाप को खिलाऊंगा। आपसे वादा करता हूँ मुर्शिद, जो कर चुका हूँ वो अब नहीं करूंगा। मुर्शिद, मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह मुझे जिंदगी दे तो इससे मेरे गुनाहों के कफारे के लिए वक्फ कर दे। फिर से गुनाहों की दलदल में फंसू तो मुझे मौत दे दे। इसके अल्फाज सच्चाई का इजहार कर रहे थे। मैंने इसे देखते हुए कहा, अब कुछ और पूछो तुमसे इलियास खान। पूछे मुर्शिद। मुंशी रियाज से वाकई मिले थे? हाँ, मैंने झूठ नहीं कहा था। इनसे मेरा तस्करा किया था? हाँ। और इन पर वही रद्द अमल हुआ था जो तुमने बताया था? बिल्कुल वही। वो फरीद खान के पास काम करते हैं? बिल्कुल यही बात है। मुझे इनसे मिला सकते हो? आप इसे मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दें मसूद साहब, मैं कल ही इन्हें यहाँ ले आऊंगा। वो फरीद खान के पास रहते हैं? नहीं, इसके साथ नहीं रहते। इनका कोई और घर है, शाम को छुट्टी करके चले जाते हैं। तुम इनका घर जानते हो? नहीं। कल मुझे वहां पहुंचा सकते हो जहाँ वो काम करते हैं? फरीद खान के घर पर हैं वो? वहीं सही मुर्शिद। फरीद खान के घर पर इनसे मिलना दुरुस्त नहीं होगा। इन लोगों को आपके निकल आने का पता चल चुका होगा। वो पागलों की तरह आपको तलाश करेंगे। इस बारे में बात हुई थी? मैंने चौंक कर पूछा। वो क्या? मुर्शिद, मैंने नवाब दिलबर को समझाने की कोशिश की थी। मैंने ये भी कहा था इससे कि इसका वो कैद खाना मुर्शिद को ना रोक सकेगा और वो अपनी रूहानी तो कुव्वतों से काम लेकर वहां से निकल जाएंगे। इस पर फरीद खान ने कहा था कि ऐसा हुआ तो नवाब दिलबर की गर्दन पर फांसी का फंदा फिट हो जाएगा, क्योंकि वो मुर्शिद को इन 4 लाशों के बारे में बता चुके हैं जो तय खाने में दफन है और जिन्हें नवाब दिलबर ने कत्ल किया है। ओ हाँ, मैं चौंक पड़ा। नवाब दिलबर इस बात पर परेशान हो गया था, इसी वजह से वो वापस पुरानी गढ़ी गया था। पुरानी गढ़ी?
इस हवेली का नाम है, वो रहता अलग है। पुरानी गढ़ी इसके पुरखों की मलकियत है और जायदाद में बस वही बाकी रह गई है, बाकी सब वो खत्म कर चुका है। इन बातों के बाद वोट गया और इसने सबसे कहा पुरानी गढ़ी चलें, कहीं कुछ हो ही ना जाए। मैं इससे इख्तलाफ करके चला आया था, तब तो इस वक्त इनकी जान ही निकली हुई होगी यकीनन मुर्शद। तो फिर यूं करना इलियास खान के, तो मुझे दूर से फरीद खान का घर दिखा देना। मैं इस वक्त मामूर रियाज से मिल लूंगा जब वो फरीद खान के घर से निकलेंगे और अपने घर जाएंगे। जो हुक्म मुर्शद, मगर आप खुद को महफूज रखें, इत्मीनान रखो, मैंने कहा। और इलियास खान ने गर्दन झुका ली। मैंने खुद ही कहा, और अब तुम जाओ आराम करो। इस नई जिंदगी पर सबसे पहली मुबारकबाद मैं तुम्हें पेश करता हूँ। वो एक बार फिर रो पड़ा, मेरे हाथ चूमे और बाहर निकल गया। मुझे खुशी हो रही थी जमाल अहमद खान का बुढ़ापा समझ जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। देर तक इनकी खुशियों का अंदाजा लगाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उदासियों में डूबता चला गया। मेरी खुशियां कहाँ हैं, मुझे खुशियां कब मिलेंगी, मुझ पर ये नौस्ते कब तक तारी रहेंगी, मेरी तकदीर की सुबह कब होगी। सुबह हो गई। दरवाजे से इलियास खान अंदर दाखिल हो गया। इसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी, आंखें सुर्ख और मगमूम थी। मैंने हैरत से इसे देखा। जल्दी जाके इलियास खान? जी, वो आहिस्ता से बोला। खैरियत? जी हाँ, नाश्ता कर लीजिए। आ जाओ। मैंने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो। मैंने चाय पी ली है, अभी कुछ नहीं खाऊंगा। कब चलोगे? बता दूंगा, अब्बा आ रहे हैं, वो बोला। इस वक्त जमाल खान सब अंदर आ गए थे। उन्होंने सर्द निगाहों से इलियास खान को देखा और वो गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। नाश्ता करें मियाँ, जमाल खान साहब बैठते हुए बोले, और मैंने ट्रे सामने सरका ली। आज ये कोई नाटक कर रहा है, जरूर कोई चक्कर है। वो पुरख्याल अंदाज में बोले, क्या बात है? सुबह में जागा तो ये वुजू कर चुका था, रात को किस वक्त आया और कैसे अंदर दाखिल हुआ पता नहीं। वुजू के बाद बाकायदा नमाज पढ़ी, फिर माँ के पास जा बैठा और इन्हें देखता रहा खूब। मगर ये नाटक कैसे हुआ? वो और नमाज, मेरे ख्याल में तो इससे नमाज आती भी नहीं। भाई मुझे तो शुबह हो गया और मैंने फौरन एहतियाती तदबीर कर डाली। वो क्या? मैंने पूछा। तुमने जो इनायत की है, इसने मुझे जीने का हौसला दिया है। सच जानो बेटे, हमारी टूटे हुए दिल जुड़ गए हैं। मेरी अहलिया ने तो इतने सजदे किए हैं कि गिने ना जा सकें। बेटी के चंद रिश्ते हैं जिन पर इसलिए गौर नहीं किया था कि पास पल्ले कुछ नहीं था। हाँ या ना करते तो किस परते पर। मगर अब मुझे शुबह हुआ है कि कहीं इसे पता ना चल गया हो, इसलिए मैंने तुम्हारे अतिये को महफूज कर दिया। मेरा नाकिस इल्म कुछ और कहता है मोहतरम बुजुर्ग। क्या? सुबह का भूला शाम को वापस आ गया है। एक गुजारिश भी है आपसे। क्या बेटे? वो अगर नेकियों की तरफ वापस आए तो इससे सहारा दे, माजी को भूल जाए, इससे ताने ना दें। मुझे अगर बेटे का सहारा मिल जाए तो काश ऐसा हो जाए। जमाल अहमद खान अब दीदा हो गए। काफी देर तक वो मेरे पास बैठे रहे, फिर जब उठने लगे तो मुझे अचानक याद आ गया, वो जमाल अहमद साहब यहाँ एक कंबल था, किसी की अमानत है, वो नजर नहीं आया। जरा चच्ची जान और बहन से पूछे, धूप लगाने को तो नहीं डाला? अच्छा, पूछे लेता हूँ। कुछ देर के बाद वो वापस आए और बोले, नहीं मियाँ, कंबल यहाँ से किसी ने नहीं उठाया। कहाँ गया, कहाँ जा सकता है? वो परेशानी से बोले और दिल होलने लगा। ना जाने कंबल कहाँ गया। जमाल अहमद फिर बाहर निकल गए। ना जाने कैसे तफ्तीश हुई, मगर कंबल नहीं मिला। वो परेशान और शर्मिंदा थे। रियाज खान ने दोपहर के खाने के बाद तैयारी कर ली। इस बारे में मेरी इससे बात हो गई थी और तय हो गया था कि हमें क्या करना है। फिर हम तांगे में बैठकर चल पड़े। काफी फासला तय हुआ था और फिर फरीद खान का मकान आया था। शानदार मकान था। फरीद खान खाते पीते घर का फर्द था। मंसूबे के मुताबिक इलियास खान मुझे छोड़कर फरीद खान के मकान में चला गया। यहाँ इसका आना जाना था और चूंकि इसकी अभी इन लोगों से बाकायदा नहीं ठनी थी, इसलिए कोई मुश्किल भी नहीं थी। 10 मिनट के बाद वो वापस आ गया। वो रात से गायब है, वापस नहीं आया। यकीनन वो पुरानी गड़ी में होंगे और आपके निकल जाने से खौफजदा होंगे। खैर, मुंशी रियाज अंदर मौजूद हैं, काम में लगे हुए हैं। 5 बजे छुट्टी करके निकलेंगे। कुछ कहा तो नहीं तुमने इनसे? बिल्कुल नहीं, आपने मना फरमाया था। हाँ, ये अच्छा किया। अब क्या हुक्म है मुर्शिद? इलियास खान, तुम वापस जाओ। जिस नई जिंदगी का तुमने आगाज किया है, इसी पर साबित कदम रहना ही जरिया निजात है। बुराई बहुत खूबसूरत होती है, मगर इसकी इंतहा बेहद भयानक। इसके बरअक्स नेकियों का सफर मुश्किल तर लेकिन मंजिल निहायत सुकून बख्श। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन मुर्शद, अभी मैं आपके पास रुकना चाहता हूँ। क्यों? मुर्शद, इन सूरों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने आपकी तलाश शुरू कर दी होगी। इनके बहुत से गुर्गे हैं, वो इन्हें भी इस्तेमाल करेंगे और तुम मेरी हिफाजत करोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं मुर्शद, मैं तो खुद एक कमजोर इंसान हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को जानता हूँ। अगर कोई नजर आया तो आपको होशियार कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया इलियास खान। मेरी नसीहत यह है कि इन लोगों से तसादुम की कैफियत न अख्तियार करना। अब तुम जिम्मेदार शख्स हो, तुम्हारे शानों पर जवान बहन और बूढ़े माँ बाप का बोझ है। जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। आप मुर्शद, मैं आ जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो। वो मुश्किल तमाम मैंने इससे रवाना किया और जब वो नजरों से ओझल हो गया तो फरीद खान के घर के दरवाजे को देखने लगा। अंदर मामूर रियाज मौजूद थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मामूर रियाज के सामने नहीं आऊंगा, इनका पीछा करूंगा और फिर सबके सामने एकदम जाऊंगा। क्या कैफियत होगी इनकी। बदन ईंट रहा था, साहब कशीदा हो रहे थे। कितने देर के बाद 5 बजे फरीद खान के घर के दरवाजे से मामूर रियाज को निकलते देखा। हाँ, वो मामूर रियाज ही थे, खोए खोए से, मुजमहल से। शेव बड़ा हुआ था, हाथ में कपड़े का बना हुआ थैला था। लिबास भी बहुत मामूली था। इनकी परेशान हाली का साफ एहसास होता था। जहाँ जाने कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं ये लोग। जाहिर है अब्बू तो कुछ करने के काबिल ना रहे होंगे। इन सब की कफालत का बोझ मामू पर होगा। दिल बेख्तियार हो रहा था, जज्बात मचल रहे थे। ख्वाहिश हो रही थी कि सब कुछ भूल कर दौड़ूं और इनसे लिपट जाऊं। इतना रो कि एक अरसे से रुके हुए सारे आंसू बह जाएं। लेकिन खुद को संभाला, एहतियात जरूरी है। मुझे माजी को नहीं भूलना चाहिए। मामूर रियाज काफी दूर निकल गए थे। मैं चल पड़ा। ख्यालात के हजूम में घिरा हुआ था। सोने के चंद सिक्के मेरे पास मौजूद थे, ये इनके काम आएंगे। इसके बाद जिस तरह भी बन पड़ा, मैं इनके हालात बदल दूंगा।
یہ تو میرا فرض ہے، میری تو ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے تھی، مگر یہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اگر امی ابو اور شمسہ وہاں موجود ہوئے جہاں ماموں جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی؟ کہیں یہ لوگ بھی مجھ سے بددل نہ ہوں، مجھے اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار سمجھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے ہوں۔ یہ احساس مجھے الیاس خان کے ان الفاظ سے ہوا تھا جن میں اس نے ماموں ریاض کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے پیغام کا ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ خیر، اگر ایسا ہوا بھی تو کیا ماں، بالآخر انہیں خود سے راضی کر لوں گا، اپنی کہانی سنا کر بتاؤں گا کہ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ان سوچن ان احساسات نے سفر کی طوالت کا احساس ختم کر دیا تھا جو ماموں ریاض نے رکے بغیر طے کر لیا تھا۔ یہ بہت طویل سفر تھا، نہ جانے کتنی سڑکیں، گلیاں، بازار، محلے عبور کر آئے تھے وہ۔ آبادی خال خال رہ گئی تھی۔ جس جگہ وہ پہنچ گئے تھے وہاں کھیت بکھرے ہوئے تھے اور ان کھیتوں کے دوسرے سرے پر کچھ پوسیدہ مکانات دور دور سے نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہاں بجلی نہیں تھی، کھمبے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں سے چند ملگجی مدم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ میں چونک پڑا۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کتنا فاصلہ پیدل طے کیا گیا ہے، کہ چلتے چلتے رات ہو گئی اور پھر یہ آبادی عجیب سی تھی۔ یہاں یہ لوگ اتنے دور اور ایسی جگہ جو زندگی کی سہولتوں سے محروم ہے، اس کی وجہ بھی غربت ہی ہو سکتی تھی۔ دل رونے لگا، کتنی بے بسی کا شکار ہیں یہ لوگ، کیا بیت رہی ہے ان پر۔ ماموں ریاض ایک دروازے پر رک گئے، ایک لمحے رکے پھر اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل بند سا ہو گیا۔ منزل آ گئی تھی، وہ جگہ آ گئی جس کی مجھے صدیوں سے تلاش تھی۔ قدم من بھر کے ہو گئے۔ جس دروازے پہ ماموں ریاض داخل ہوئے تھے اس کی زنجیر بجائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کون کھولے گا، شمسہ یا ماموں ریاض؟ کس سے کیا کہوں گا؟ کیا وہ لوگ مجھے ایک نگاہ میں پہچان لیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد زنجیر دوبارہ بجائی، پھر تیسری بار بہت زور سے، لیکن جواب نہیں ملا۔ اگر ماموں ریاض اکیلے ہیں تو امی ابو ایک دم بے چینی طاری ہو گئی۔ زور زور سے زنجیر بجانے لگا، پھر دروازے کو زور سے اندر دھکیلا، دروازہ کھل گیا۔ بے صبری سے اندر قدم رکھ دیا۔ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جگہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماموں ریاض، میں نے آواز لگائی اور میری آواز گونج کر رہ گئی۔ دل پر وحشت چھانے لگی تو اس بار پہلے سے زیادہ زور سے چیخا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یہاں کوئی ہے؟ میں نے پھر حلق پھاڑا اور اس بار روشنی کی ایک مدھم سی کرن ابھری۔ یہ کرن کسی دروازے کی جھری سے ابھری تھی۔ اسے دیکھ کر میں اندھوں کی طرح اس طرف لپکا۔ بہت مدھم کرن تھی، لیکن اس کی نشاندہی میں دروازے تک پہنچا۔ اس دروازے کو بھی دھکا دے کر میں نے کھول دیا اور دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں زیادہ تاریکی نہیں تھی، گول سا بڑا صحن نظر آ رہا تھا جس کی زمین اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہی کیفیت یہاں بھی موجود تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، درمیان میں کیاریوں جیسی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ روشنی کی وہ کرن جس نے دروازہ اجاگر کیا تھا، اس دروازے کے مین سامنے ایک اور دروازے سے ابھر رہی تھی۔ خوف اور دہشت کا ایک ہولناک احساس میرے وجود پر طاری ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں گونجنے لگی۔ شاید یہ خوف کا احساس تھا جو میرے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں چلے گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں۔ سانس بے حد تیز ہو گیا تھا۔ اس حالت میں کئی منٹ جہاں کھڑے کھڑے گزر گئے۔ نہ جانے کس طرح میں نے ایک بار پھر اپنے حلق سے آواز نکالی اور ماموں ریاض کو پکارا، لیکن جواب نہ دارد۔ دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ابھر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ غیر حقیقی ہے، کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات جو آنے والے وقت میں میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ سوچا تو کچھ تھا اور ہو کچھ رہا تھا۔ کیسے کیسے احساس لے کر یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر کیا تھا، کیا کیا امید نہ باندھی تھی، آخر کیا ہونے والا ہے۔ لرزتے قدموں سے اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر دروازہ زور سے بجایا۔ میرے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آواز کئی گنا زیادہ ہو کر پھیل رہی تھی۔ اس میں ہوا کی شائشائی بھی شامل تھی۔ درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج رہے تھے اور ماحول پر ایسا دہشت ناک سناٹا سا پھیلتا جا رہا تھا۔ دروازہ اندر کو دب گیا اور میں نے کسی انوکھے جذبے کے تحت اندر قدم رکھا۔